Dear students, today we will discuss mechanism of endocytosis. ये जो एंडोसाइटोसिस होता है ये कैसे सेल की जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो कैसे अंदर लेगा. एंडो इज टू टेक विद इन, अंदर लेना. साइटोसिस मतलब सेल वो प्रोसेस कर रही है, उस चीज़ को अंदर लेगी, दैट इज एंडोसाइटोसिस. तो ये जो एंडोसाइटोसिस होता है इसकी परिभाषा क्या होगी. एंडोसाइटोसिस एक प्रकार का सेलुलर मैकेनिज्म है जिससे जो सेल है वो इंटरनलाइज करती है सब्सटेंसेस को, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए आपके, फ्लूइड्स हो गए आपके, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए आपके, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हो गए या कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गए. ये जो सब्सटेंसेस हैं इनमें की सर्टन प्रोसेसेस जो होती है जिसमें कि वो ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे एलिमेंट्स में फॉर यूज बाय द सेल, या फिर उनका एलिमिनेशन पर्पस होगा. जैसे कि ज़्यादातर हम देखते हैं हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो इस प्रोसेस को, एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म को डेली रूटीन में फॉलो करती हैं. और वो माइक्रोबियल पैथोजेंस मतलब जो बीमारी करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दोज आर द माइक्रोबियल पैथोजेंस, उनको वो एलिमिनेट करती हैं. शरीर में एंटर जब कर जाते हैं तो उनको एलिमिनेट करती हैं बॉडी से. तो इस तरह से वो एंट्रैप करते हैं उन हार्मफुल पैथोजेंस को, उनको वो तोड़ते हैं, उनको वो डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं बॉडी में आने से. तो एंडोसाइटोसिस जो है उसको सबसे पहले क्रिश्चियन डी ड्यू, एक बेल्जियम साइटोलॉजिस्ट हैं, बायोकेमिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारा पहले भी शोध कार्य किया है जिनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ लाइजोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, एंडोसोम्स. और ये जो एंडोसाइटोसिस का ये जो मैकेनिज्म है इसके लिए भी इनको नोबेल प्राइज़ मिला है. तो इस तरह से एंडोसाइटोसिस एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो सेल अडॉप्ट करती है कि भी उसको रिक्वायरमेंट भी है या उसको कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को हटाना है. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वर्क परफॉर्म बाय द सेल्स. अब अगर हम देखें तो एंडोसाइटोसिस मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है. फैगोसाइटोसिस, सॉलिड पार्टिकल्स का अगर कोशिका अंदर ले रही है, इंजेस्ट कर रही है, तो इट इज़ नोन एज फैगोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस, तरल पदार्थ, लिक्विड को अगर सेल अंदर ले रही है तो इट इज़ नोन एज पिनोसाइटोसिस. फिर एक होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. जब जो रिसेप्टर्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनके सहयोग से कोई बाहरी पदार्थ जब सेल अंदर इनटेक करती है तो वो कोटेड पिट बनाती है, फिर वो कोटेड वेसिकल बन जाते हैं और इस तरह से रिसेप्टर्स के माध्यम से हो रहा है, इसलिए रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. तरल पदार्थ का हो रहा है तो पिनोसाइटोसिस, सॉलिड का हो रहा है तो फैगोसाइटोसिस. तो तरल का होगा तो पिनोजोम कहलाएगा जब वो वेसिकल जो अंदर बन जाएगा. अगर सॉलिड फूड का बन रहा है तो इट इज़ नोन एज फैगोजोम. प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, क्या प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस का. सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक कैविटी बनाती है जो कि फिल्ड अप होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, जिसमें कि डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन मैटर होता है, पैथोजन होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, जिनमें कि एक प्रोसेस होता है इन्वेजिनेशन का. इस इन्वेजिनेशन के बाद में सेल मेम्ब्रेन अपने ऊपर फोल्ड बैक करेगी जिससे कि यूनिफॉर्मली एनक्लोज मेम्ब्रेन बन जाएगा ट्रैप मॉलिक्यूल्स का. और ये जो एनक्लोज मेम्ब्रेन है, यह जो कैविटी है, इसको हम कहेंगे वेसिकल. अब कुछ जो सेल्स होती हैं वो एक्सटेंशन चैनल्स बनाती हैं सेल साइटोप्लाज्म में, और ये जो फॉर्म जो वेसिकल होती हैं वो डिटैच करती हैं सेल मेम्ब्रेन से और उसके बाद में वो प्रोसेसिंग अंडरगो करती हैं. एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म 3 प्रकार का होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जो कि रिसेप्टर्स होते हैं क्लैथरिन के, तो इसलिए क्लैथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस एक ही बात है, या रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस वो, दिस इज मोर और लेस द सेम थिंग. Phagocytosis. Phago means something to take inside a solid material. It is also known as cell eating. Cell eating भी हम इसको कहेंगे. इस प्रोसेस के माध्यम से जो सेल जो मेम्ब्रेन होती है वो एक्सटेंड होती है एक पार्टिकल की तरफ, उसको वो एनगल्फ करती है, उसको वो एनक्लोज करती है
और एक फोल्डेड मेम्ब्रेन बनाती है जिसको हम कहते हैं फेगोजोम। और ये जो इंजेस्टेड मटेरियल है फेगोजोम में, उसका जो पाचन होगा वो होगा सेलुलर एंजाइम्स के माध्यम से। फेगोसाइटोसिस जो है वो एक कॉमन मैकेनिज्म है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स में। वाइट ब्लड सेल्स कौन कौन सी आपके जो मोस्टली हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ये फॉलो करती हैं, चाहे वो आपके मोनोसाइट्स हों, न्यूट्रोफिल्स हों, ईओसिनोफिल्स हों, डेंड्राइटिक सेल्स हों। वो एक तरह से हमें बचाती हैं बाहरी एंटीजन से, बाहरी माइक्रोबियल पैथोजन से। और कुछ जो प्रोटोजोन्स होते हैं जैसे कि एमीबा है या आपके एंटमीबा है, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं एंटमीबा, ये फेगोसाइटोसिस को अडॉप्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करते हैं बाहरी वातावरण से बाय दिस प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। क्या ट्रेट्स होते हैं फेगोसाइटोसिस के? ये जो ट्रेट्स होते हैं ये सबसे पहले कैनेडियन फिजिशियन विलियम ऑसलर ने 1876 में बताए थे। फेगोसाइटोसिस 5 स्टेप्स में होता है। पहले तो फेगोसाइटोसिस जो सेल्स होती हैं वो डिटेक्ट करती हैं कि भी मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, उनका एंटीजन कौन सा है, फिर वो उसकी तरफ मूव करती हैं। फिर ये फेगोसाइट अटैच करती हैं टारगेट मॉलिक्यूल या एंटीजन से। अब ये फेगोसाइट रखते हैं एक क्षमता, एक्सटेंड करते हैं अपने स्यूडोपोडिया को, सराउंड करेंगे उसको, फिर जो स्यूडोपोडिया है वो एक्सटेंड करेगा, इनक्लोज करेगा पार्टिकल्स को। ये जो पार्टिकल्स हैं जिनकी इनक्लोजिंग हो गई है वेसिकल में, फॉर्म फ्रॉम द एक्सटेंडेड स्यूडोपोडिया दैट हैव फ्यूज। अब ये जो वेसिकल हैं जिनमें कि इनक्लोज पार्टिकल्स हैं उनको हम कहेंगे फेगोजोम। ये जो वेसिकल है इसके अंदर इट इज़ डाइजेस्टेड बाय फेगोसाइट। अब जो फेगोजोम जो है जो फ्यूज़ करता है लाइसोसोम से, तो हम उसको बोलते हैं फेगोलाइसोसोम। लाइसोसोम्स में कैपेसिटी होती है एंजाइम्स की, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की होती है, जो कि डाइजेस्ट करते हैं मटेरियल्स को। तो फेगोसाइटोसिस 5 स्टेप्स में होगा। पहले तो डिटेक्शन का प्रोसेस होता है, जो फेगोसाइटिक सेल पहचानती हैं अपने मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट को, मतलब क्या एंटीजन है, कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसको उसको लेना है। दूसरे में उसको अटैच करती हैं टारगेट मॉलिक्यूल को। थर्ड में वो एक्सटेंड करती है अपने स्यूडोपोडिया को। फोर्थ में वो उसको एनक्लोज करती हैं, एक एनक्लोज करने के बाद में फिफ्थली वो एक वेसिकल बनाती हैं जिसको हम फेगोजोम कहते हैं। कई बार ये फेगोजोम लाइसोसोम के साथ में जुड़ जाता है जिसको हम कहते हैं फेगोलाइसोसोम। और उसके बाद में इनका डिग्रेडेशन होने के बाद में इट इज़ एक्सपेल्ड आउट, दैट इज़ एक्सोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस के ये स्टेप्स जो अब हमने पढ़े, इनको हम इस डायग्राम से विजुलाइज कर सकते हैं कि ब्लू कलर से आप देख सकते हो आपका जो भी एंटीजन या बाहरी जो पदार्थ है, न्यूट्रिएंट है, और पर्पल की आपकी सेल है। इस सेल को ये इंजेस्ट करना है। तो यहाँ पे सेकंड में आप देख सकते हो कि एक छोटी सी कप शेप्ड कैविटी बन गई, इमेजिनेशन बन गया। अब इसमें इसका अटैचमेंट हो गया है। अटैचमेंट होने के बाद में इनको थर्ड में इन्होंने इसको एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ करके फोर्थ में इन्होंने एक इसको वेसिकल के रूप में या फेगोजोम के रूप में उसको अंदर अपने ले लिया है सेल ने। दिस इज़ फेगोसाइटोसिस। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस को डिपिक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा जो मैकेनिज़्म होता है इम्यून सेल्स का, जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं या न्यूट्रोफिल्स हैं हमारी। ये जो मैक्रोफेजेस होती हैं ये सबसे बड़ी फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम की, और ये फंक्शन करती हैं, डिटेक्ट करती हैं, अटैच करती हैं, इंजेस्ट करती हैं, डाइजेस्ट करती हैं और रिलीज़ करती हैं डाइजेस्टेड पार्टिकल्स को बाय प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ये जो एंटीजन्स होते हैं वो वेरी करते हैं। एंटीजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, डेड सेल्स भी हो सकते हैं। मैक्रोफेजेस जो होती हैं वो मेजर फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं इम्यून सिस्टम की, और डिटेक्शन करती हैं वो एंटीजन की, और वे मूव करती हैं टुवर्ड्स एंटीजन और अपना एक्सटेंड करेंगी सूडोपोडिया टुवर्ड्स द एंटीजन और उसको एनगल्फ करेंगी। और एनगल्फमेंट के बाद में जो सेल है वो इंजेस्ट करेगी एंटीजन टू फॉर्म ए सेल वेसिकल, जिसको हम कहेंगे फेगोजोम। और मैक्रोफेज के अंदर ये जो वेसिकल है वो एनकाउंटर करेगी लाइसोसोम्स को। वेसिकल के साथ में लाइसोसोम मिल गया तो फेगोलाइसोसोम का निर्माण हो गया। अब इसका जो डाइजेशन होगा वो होगा लाइटिक एंजाइम्स के द्वारा, जिससे कि ब्रेक डाउन हो जाएगा पार्टिकल्स का। तो इस तरह से हमारे इम्यून सेल में वी आर कॉमनली ऑब्जर्विंग दिस प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस।
कुछ और उदाहरण हैं फैगोसाइटोसिस के, जैसे कि एडहेरेंस होता है पार्टिकल्स का विद द फैगोसाइट, जो कि डिपेंड करता है केमिकल नेचर ऑफ द पार्टिकल में। कुछ बैक्टीरियल जो एंटीजेंस होती हैं वो डायरेक्टली बाउंड कर जाती हैं। कईयों को कुछ प्रोटीन कंपोनेंट की आवश्यकता होती है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम ऑप्सोनिन कहते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंटीबॉडीज़। और कई जो होते हैं वो फिल्म बन जाती है ऑन द बैक्टीरियल सरफेस, जिसको हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इंटरेक्शन होता है कई बार हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में, एंटीजन तो बाहरी पदार्थ है जो सेल पहचानती है, और एंटीबॉडीज़ जो हमारे बनती हैं बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए एंटीजन से। इन एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ के मध्य कई तरह के रिएक्शंस होते हैं, उसमें ऑप्सोनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन भी होता है उसमें। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार का इंटरेक्शन होता है एंटीजन और एंटीबॉडी में। बैक्टीरियल जो एंटीजन्स हैं उनमें ऑप्सोनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, जो कि एक फिल्म होती है बैक्टीरियल सरफेस में जो कि एडहर करेगी फैगोसाइट में, उसको हम ऑप्सोनाइजेशन करेंगे। फैगोसाइट बाइंड करेंगे ऑप्सोनिन से। ऑप्सोनिन कॉम्प्लीमेंट है एंटीबॉडीज़ का टू टेक प्लेस। अब ये जो बैक्टीरिया हैं इनमें एनकैप्सुलेटेड सेल वॉल्स होती हैं, वो बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होती हैं, इसलिए वो बाउंड करते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडी से आफ्टर द बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू देयर प्रेजेंस। अब ये जो एंटीबॉडी बाउंड एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है उनका एक्शन हो जाता है फैगोसाइट से। मतलब कई बार तो हम इन बैक्टीरिया को पहचान नहीं सकती है सेल, क्योंकि उनके चारों तरफ एक सेल वॉल होती है, तो इसलिए हमारी सेल्स में उनके ऊपर एक एंटीबॉडी की कोटिंग करवा देते हैं बाय ऑप्सोनाइजेशन, जिससे कि जो फैगोसाइटिक जो सेल्स हैं, WBC जो सेल्स हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं इन पैथोजेनिक बैक्टीरियल फॉर्म से। उनको वो पहचान लेंगी और फैगोसाइटोसिस से उनको वो डाइजेस्ट करके डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फैगोसाइटोसिस, हाउ वी आर गेटिंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया। I hope you are able to understand phagocytosis in a very simplified way.